वापस एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल आने का चांस 99% है। एक एक करके वापस चालू करते हैं, सुनिएगा फटाफट। अब हम राजधानी बनेंगे, आप सवारी का मजा लीजिए। चलिए, क्या हुआ? चलिए, अबे खाते समय मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं, खराब लगता है। नहीं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोगों को सिखाएगा। खाइए ना, खाने में मनाही नहीं है, खाइए, चिपकाइए, जो करना है कीजिए, बस बात मत कीजिए। अरे वो निकाला स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स तो स्टिक ही करते हैं। चलो, जहां तुमको लगे इंफॉर्मेशन देना है, सुनना बात। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज डील करता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के प्रोविजन से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका, एक एंटिटी अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेगा, सबसे मेन प्रोविजन है। टोटल इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना चीज हम लोगों को पढ़ना है? सबसे पहले इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, नंबर 2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेगी एंटिटी। अब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स, एक कॉस्ट, दूसरा एनआरवी। कॉस्ट का कंप्यूटेशन, एनआरवी का कंप्यूटेशन एंड कॉस्ट फॉर्मूलाज आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्वेंट्री AS2 किसको किसको बोला। AS2 में इन्वेंट्री को बोला गया वो एसेट जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करे वो इन्वेंट्री माना जाएगा। नंबर 1, एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल, एग्जांपल फिनिश गुड्स। जिस चीज में हम डील करते हैं, गोपाल चुप हो जा, जिस चीज में हम डील करते हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग अपना फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, वो मेरा इन्वेंट्री माना जाएगा। अगर मान लो मैं एक स्टेशनरी डीलर हूं, मेरे लिए स्टेशनरी का स्टॉक इज एन इन्वेंट्री। अगर मैं एक कार डीलर हूं, मेरे पास कार का स्टॉक इज एन इन्वेंट्री। अगर मैं बिल्डर हूं, बिल्डर, मेरे पास जो घर पड़े हैं जो मैंने बना लिए बट अभी तक बेचे नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री। बिकॉज ऑल दीज एसेट्स आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। उस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए अगर कोई मैंने मटेरियल होल्ड कर रखा है जो उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में मेरे को लगेगा, वो भी मेरा इन्वेंट्री है। यहां पर 2 चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल और WIP, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा होता है हेल्ड फॉर बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन। उसी प्रोडक्शन प्रोसेस में और भी कुछ मटेरियल्स यूज होंगे जो हम लोग यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, वो सारे मटेरियल भी मेरे लिए इन्वेंट्री माने जाएंगे। टोटल 4 चीज को इन्वेंट्री में इंक्लूड किया गया, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स आर इनडायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट में पढ़ा है आपने। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्लोथ डायरेक्ट मटेरियल, मशीन में लगने वाला मशीन ऑयल इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये मटेरियल भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होगा, इसका खर्चा भी प्रोडक्शन के कॉस्ट का पार्ट होगा। इन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल्स या इनडायरेक्ट मटेरियल्स। कंज्यूमेबल्स इंक्लूड्स लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स आल्सो। बट स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स के लिए रूल क्या दिया गया? अगर स्पेयर पार्ट और लूज टूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से पीपीई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो AS10 में जाएगा, वो AS2 में डील नहीं होगा। अगर वो पीपी की डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर हम लोग AS2 के रूल्स के हिसाब से उसको इन्वेंट्री मान के डील करेंगे। सर पीपी का डेफिनेशन सेटिस्फाई करना मतलब वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, हमने उसको यूज कर रखा है, हेल्ड कर रखा है फॉर यूज इन दी बिजनेस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो पीपी बनेगा, अदरवाइज वो इन्वेंट्री ही रहेगा। हम लोग जनरली बोलते हैं, जनरल जो स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स होता है ना, जो नॉर्मल हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, दे आर नॉट फिक्स्ड एसेट। बट अगर कोई स्पेशल पार्ट है किसी फिक्स्ड एसेट का, जो लूज टूल्स हम लोग सिर्फ उस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको AS10 में कैटेगराइज करते हैं, AS2 में कैटेगराइज नहीं करते। तो सबसे पहले इन्वेंट्री में, अब बेसिक डेफिनेशन याद नहीं करना है, 4 चीज आएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स।
हम लोगों को इन चारों का वैल्यूएशन सीखना है। ध्यान से सुनना, पहले हम लोग वैल्यूएशन समझ रहे हैं। बोला गया फिनिश गुड्स और WIP को हम लोग वैल्यू करेंगे, ईयर एंड पे वैल्यू करेंगे कॉस्ट और NRV whichever is. Finished goods and WIP will be valued at cost or NRV whichever is lower. Cost और NRV whichever is lower, दोनों finished goods and WIP. रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स को हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर। किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पर। हाउएवर, अगर मेरे को लगता है कि मेरा जो फिनिश गुड्स है वो फ्यूचर में कॉस्ट से नीचे बिकने वाला है, वो अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगा। क्यों सर? मार्केट में रॉ मटेरियल का दाम बढ़ते जा रहा है, रॉ मटेरियल का दाम गिरते जा रहा है। रॉ मटेरियल का दाम गिरने के साथ साथ मेरे फिनिश गुड्स का भी दाम मार्केट में क्या हो रहा है? गिर रहा है, जिसके कारण मैंने जिस कॉस्ट में इस फिनिश गुड्स को बनाया था, जब वो बिकेगा तो वो उतना कॉस्ट रियलाइज नहीं कर पाएगा। इन दैट केस मैं रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करूंगा, मैं रॉ मटेरियल को वैल्यू करूंगा NRV पर। रॉ मटेरियल के लिए NRV होगा उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल में कॉस्ट NRV whichever is lower नहीं करना है, रॉ मटेरियल ऑलवेज वैल्यू होगा कॉस्ट पर। बस एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अगर रॉ मटेरियल का मार्केट में प्राइस लगातार गिर रहा है, जिसके कारण फिनिश गुड्स का दाम भी गिर रहा है और वो कॉस्ट से नीचे बिक रहा है, इन दैट केस मेरे को रॉ मटेरियल को भी वैल्यू करना पड़ेगा NRV पर। रॉ मटेरियल के लिए NRV विल नॉट बी द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल का NRV विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? अगर आज यही मटेरियल खरीदने जाओ तो कितने दाम में ये मिलेगा, दैट इज नोन एज इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। NRV इज एन एस्टीमेट ऑफ सेलिंग प्राइस, बेचने जाओ तो कितना मिलेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एन एस्टीमेट ऑफ परचेस प्राइस, खरीदने जाए तो आज के दिन कितना लगेगा। रॉ मटेरियल मैं कभी बेचने के लिए होल्ड नहीं करता, मैं क्या चीज के लिए होल्ड करता हूं? यूज करने के लिए, प्रोडक्शन में। तो रॉ मटेरियल के लिए सेलिंग प्राइस इज नॉट रेलिवेंट, व्हाट इज रेलिवेंट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पहले हमेशा बेसिक याद करना है, फिनिश गुड्स WIP वैल्यू होगा कॉस्ट NRV whichever is lower, रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट पर। एक सर्कमस्टेंस है जहां रॉ मटेरियल को भी NRV पर वैल्यू करना पड़ेगा, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। रॉ मटेरियल का प्राइस मार्केट में गिर रहा है एंड उसके कारण फिनिश गुड्स लोअर दाम पे बिक रहा है और वो अपना कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा, तो मेरे को रॉ मटेरियल को वैल्यू करना होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा तो आपको इसी पॉइंट पे पूछेगा, वैल्यूएशन का टेक्निक। पहले बताइए वैल्यूएशन टेक्निक क्लियर है? अब वैल्यूएशन टेक्निक क्लियर है तो अब हमको दो वेरिएबल चाहिए, एक कॉस्ट और एक NRV। कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, NRV कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर जाके हम वैल्यूएशन कर पाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं, ध्यान से। अगर मैं एक ट्रेडिंग एंटिटी की बात करूं, ट्रेडिंग एंटिटी बताइए अपना फिनिश गुड्स कैसे प्रोक्योर करता है, बनाता है कि खरीदता है? खरीदता है। ट्रेडिंग एंटिटी के लिए फिनिश गुड्स का कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेजेस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ परचेजेस। बट एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करता है और फिनिश गुड्स बनाता है। क्या रॉ फिनिश गुड्स का कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहूं तो सिर्फ परचेज कॉस्ट निकालने से हो जाएगा? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को व्यू पॉइंट में रखते हुए। उन्होंने बोला कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मतलब वो क्या बोलना चाहता है? फिनिश गुड्स का कॉस्ट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कैलकुलेट करेगी तो वो दो पार्ट में कैलकुलेट करेगी, पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट और दूसरा कन्वर्जन का कॉस्ट। इस कन्वर्जन के कॉस्ट में सब आ जाएंगे, लेबर का खर्चा भी आ जाएगा, खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर अगर मान लो एक फिनिश गुड्स खरीद रही है ट्रेडिंग एंटिटी, तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? खरीदने में जितना खर्चा लगा। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल का खरीदने का कॉस्ट कितना लगा, क्योंकि वो तो खरीद के आएगा। बट फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल खरीदने का कॉस्ट प्लस इसको कन्वर्ट करने का कॉस्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब सर परचेस का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले परचेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें आता है परचेस प्राइस, जितना दाम में आपने उस इन्वेंट्री को परचेस किया। अगर कोई डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक है तो हम लोग उसको परचेस प्राइस से माइनस करेंगे। ध्यान रखना ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। बाद में जाके अगर कोई क्रैश डिस्काउंट मिला है सेटलमेंट के टाइम तो वो हम माइनस
हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं जो इनिशियल पॉइंट पे डिस्कस हुआ है, बाद में कोई डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो कभी भी कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होगा। अगर कोई डिस्काउंट रिबेट मिलेगा हम लोग माइनस करेंगे। अगर कोई टैक्सेस लगेगा, टैक्सेस, जीएसटी, वैट वगैरह खर्चा लगेगा, तो बताइए टैक्स ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जनरली होना चाहिए, बट रूल क्या है ध्यान रखो। अगर वो टैक्सेस रिफंडेबल नेचर के हैं, आज मैंने कोई टैक्स का खर्चा किया, फ्यूचर में मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो फिर कॉस्ट में इंक्लूड। मैंने पेमेंट किया, फ्यूचर में क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब मेरे पॉकेट से एक्चुअल में कुछ लगा ही, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। बट मैंने आज खर्चा कर दिया, फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब सीधा पॉकेट से लगेगा कुछ आने वाला, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ। जब भी टैक्सेस ऐड करोगे सिर्फ नॉन रिफंडेबल वाले टैक्स ऐड करोगे, रिफंडेबल वाले टैक्स ऐड। सर अगर क्वेश्चन में हमको बताता है क्या रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, बिल्कुल बताएगा। नहीं बताएंगे तो क्या करना है, आपको एक बार टैक्स का टाइप देखना है। जनरली वैट वगैरह, जीएसटी वगैरह देगा तो हम लोग बोलेंगे रिफंडेबल है, क्रेडिट मिल जाता है। बट इंपोर्ट ड्यूटी अगर देगा, इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी का जनरली आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, हम लोग उसको नॉन रिफंडेबल मान के ऐड कर लेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले तो आप उसका एक नोट देकर उसके हिसाब से ट्रीट कर लेना। आप अगर बोलते हो नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट में ऐड कर लेना, आप अगर बोलते हो रिफंडेबल है तो कॉस्ट में ऐड मत करना। और तीसरा खर्चा, जो खर्चा उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, वो खर्चा हम उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। जैसे मैं कोलकाता में गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया है मान लो बॉम्बे से, तो रॉ मटेरियल बॉम्बे में खरीदा, उसके बाद वो कलकत्ता आएगा, जो फ्रेट का खर्चा लगेगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लगेगा, ये सारा खर्चा जब तक वो मेरे गोडाउन तक इन्वेंट्री ना पहुंच जाए, ये जितना खर्चा लगेगा सारे के सारे हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा परचेज प्राइस, कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट है तो माइनस करेंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे, कोई खर्चा लगा जो हमको इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, उन खर्चों को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पे मेरा निकल गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट। क्या चीज का कॉस्ट निकल गया? रॉ मटेरियल का। या फिर एक ट्रेडिंग एंटिटी के फिनिश गुड्स का कॉस्ट। ट्रेडिंग एंटिटी क्या करता है? फिनिश गुड्स खरीदता है और उसको अपने दुकान से बेचता है, तो वो फिनिश गुड्स खरीदने का कॉस्ट भी यही हो गया, अलग से कुछ सीखने का दरकार। अब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो रॉ मटेरियल को क्या करेगी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, तो और खर्चा लगेगा। क्या खर्चा लगेगा? फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने का कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। नंबर 1 लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 2 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में लगा हुआ खर्चा 2 टाइप का हो सकता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सबसे पहले अगर लेबर का खर्चा लग रहा है या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, लेबर का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस हम हमेशा कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑन एक्चुअल बेसिस। जितना खर्चा आपका लगा है आप कॉस्ट में एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर लो, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर आपका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी आप कॉस्ट में ऐड करोगे। अगर वो वेरिएबल नेचर का है तो जितना खर्चा लग रहा है एक्चुअल बेसिस पे कॉस्ट में ऐड कर लो। बट अगर वो फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, फिक्स्ड नेचर का, फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? टोटल में तो फिक्स्ड है, बट पर यूनिट कितना खर्चा होगा किसी को पता? हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड में पता है क्या करते हैं? जनरली फिक्स्ड ओवरहेड में क्या करते हैं, साल के शुरू में हमने देखा कि इस साल 5 लाख का खर्चा होगा, मेरे को एस्टिमेट करना है कि इस साल मैं कितना यूनिट ऑन एन एवरेज बनाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी, एक बेसिक एवरेज कैपेसिटी जो जनरली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि इस साल यार हम लोग 1 लाख यूनिट बना पाएंगे, 5 लाख खर्चा होगा, 1 लाख यूनिट बनेगा, कितना रुपया पर यूनिट? 5 रुपया पर यूनिट। मैं क्या करता हूं, मैं जब अपना सेलिंग प्राइस सेट करता हूं ना, तो मैं ये 5 रुपया कॉस्ट में इंक्लूड करके अपना सेलिंग प्राइस सेट कर लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है साल में 1 लाख यूनिट बन जाए, हो सकता है 1 लाख से कम बन जाए, हो सकता है 1 लाख से ज्यादा बन जाए। बेसिक रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड करोगे, वो इंक्लूड होगा हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। आपका एक्चुअल कैपेसिटी आपको पता ही नहीं है, वो तो आपको ईयर एंड पे जाके पता चलेगा। आपने तो प्राइस ईयर के बिगिनिंग में ही सेट कर लिया, तो आपने जो ईयर एंड के बिगिनिंग में डिसाइड किया था कितना आपका फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट होगा, उसी के बेसिस पे आप पूरे साल भर फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड करोगे अपनी कॉस्ट पे। हाउएवर अगर पूरे साल के एंड में जाके आपने देखा प्रोडक्शन कम हुआ है, क्या हुआ है? पहले प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है मतलब 5 लाख रुपया में हम सोचे थे 1 लाख यूनिट बनेगा, बट मान लो 5 लाख खर्चा हुआ बट यूनिट सिर्फ 80,000 बना, तो बताओ पर यूनिट 5 रुपीज या 5 रुपीज से ज्यादा?
₹5 से ज्यादा। एएस बोला भला ही ₹5 से ज्यादा हो, इन्वेंट्री में हम ₹5 इंक्लूड करने देंगे, क्योंकि कस्टमर से तुम रिकवर कितना कर पाओगे? ₹5 ही कर पाओगे, क्योंकि तुमने इनिशियली प्राइस सेट उसी के हिसाब से किया है। तुम खर्चा में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ₹5 इंक्लूड करोगे, तो सर 80,000 यूनिट बनाया, ₹5 खर्चा में इंक्लूड किया, टोटल कॉस्ट 4 लाख, बट खर्चा लगा है 5 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे? 1 लाख होता है अंडर एब्जॉर्ब्ड या अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये 1 लाख रुपया खर्चा मेरे पॉकेट से लगा है, बट मैं इसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो प्राइस सेट किया उस प्राइस में कितना रुपया डाला है? ₹5। एएस बोलता है ये अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सीधा पीएल में जाएगा, इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड को जब इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे ना, वो एक्चुअल बेसिस पे इंक्लूड नहीं होगा। मेरे को उसको पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। अगर मेरा प्रोडक्शन 1 लाख या उससे नीचे हुआ तो ₹5 ही इंक्लूड होगा, मैं कभी बढ़ा नहीं सकता। बट मान ले मेरा प्रोडक्शन हो गया 1,25,000 यूनिट, हो सकता है मैं 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करके कितना कवर कर रहा था? 5, जबकि एक्चुअल लगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,25 कितना रुपया? 4। अगर ₹4 एक्चुअल में खर्चा लगा, क्या ₹5 कॉस्ट में इंक्लूड करना सही होगा या गलत? गलत। ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, जितना पॉकेट से लगा ही नहीं है उससे ज्यादा पर इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो। एएस बोला अगर किसी साल प्रोडक्शन हाई हो गया है, इन दैट केस आपको अपना फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट का कॉस्ट कम करना पड़ेगा और आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड लेना पड़ेगा, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे लेना। देखो रूल क्या है, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर हमेशा एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड होगा। जो आपका एक्चुअल लग रहा है उसको ऐड करते जाइए, आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट निकलते चला जाएगा। बट फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको हम लोग हमेशा इंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि हम लोग इनिशियली उसको उसी वैल्यू पे इंक्लूड करके हमने सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया था। आज मैं बोलता हूं ₹5 मैंने सोचा था होगा फिक्स्ड ओवरहेड हो गया ₹8, क्योंकि प्रोडक्शन हमने क्या किया है? कम किया है। क्या मैं सेलिंग प्राइस में इसको इंक्रीज करके कवर कर पाऊंगा कस्टमर से? जैसे ही दाम बनाओगे ना, बढ़ाओगे, कस्टमर पहला क्वेश्चन पूछेगा क्यों दाम बढ़ाया? बोला पहले गलती हो गया था, फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा लग रहा था, हम कम एब्जॉर्ब किए थे, इसीलिए हम बढ़ा रहे हैं। बोला हम पास वाले दुकान से खरीद लेंगे। तुम्हारा प्रोडक्शन कम हुआ बट सामने वाले का प्रोडक्शन ठीक है, वो बोल रहा है कि ₹5 पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे, तो हम उससे माल खरीदेंगे कि तुमसे खरीदेंगे? तुम प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो एबनॉर्मली, क्योंकि ये तुम्हारी गलती के कारण कम प्रोडक्शन हुआ है। ये तुम्हारे साथ अकेला हुआ है, ये सबके साथ हुआ। बट अगर किसी दिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया ना, तो फिर ₹5 पे इंक्लूड करने में एक प्रॉब्लम है। 1,25,000 यूनिट बना, ₹5 करके इंक्लूड करोगे तो टोटल कॉस्ट इंक्लूड हो गया 625, जबकि खर्चा लगा कितना? 5 लाख। जितना लगा ही नहीं उससे ज्यादा कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। इज इट अ ट्रू और फेयर व्यू? आंसर इज नो। तो हमको उसको कॉस्ट से हटाना पड़ेगा और हमको पर यूनिट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही केस में हम लोग एक्चुअल कैपेसिटी यूज करेंगे, जब मेरा एक्चुअल कैपेसिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी। अदरवाइज हम लोग हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉस्ट कंप्यूटेशन इज फिक्स्ड ओवरहेड, हमेशा ध्यान रखना है। तो पहले बात बता, तुम लोग कॉस्ट शीट पढ़ा है, कॉस्ट शीट में मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पे भी मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। लेबर का खर्चा बोलो कौन सा बेसिस? एक्चुअल बेसिस। एक्सपेंसेस का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्चुअल बेसिस। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल बेसिस, बट फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, क्योंकि मैंने उसी बेसिस पे कस्टमर से कवर किया है, मैं उससे ज्यादा पैसा कस्टमर से मांग नहीं सकता। और इसके बाद भी अगर कोई खर्चा लगता है जो आपको लगता है आपके इन्वेंट्री को बनाने के लिए, सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो खर्चा आपको लग रहा है सिर्फ इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्चुअली नॉट मैनेज, प्रोड्यूस करने के लिए, इन दैट केस वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसके साथ साथ कोई अगर अदर कॉस्ट और लग रहा है जो आपको लगता है इन्वेंट्री को सेलेबल लोकेशन कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, वो खर्चा भी हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इसको छोड़ के अगर कोई खर्चा एडवर्टीजमेंट के नेचर का है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर का है, स्टोरेज के नेचर का है, अबनॉर्मल लॉसेज है, इंटरेस्ट का खर्चा है, ये सारे खर्चे हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड। कुछ खर्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगा, एक्सेप्शन है।
कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगा। नंबर वन, स्टोरेज कॉस्ट। ये तभी आ सकता है जब स्टोरेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट कभी भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट, अनलेस द एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, हमने AS 16 में पढ़ा, तो मैं एसेट में इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। तीसरा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चौथा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पांचवा, एबनॉर्मल लॉसेस। ये सारी चीजें मैं कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है जानते हैं? जो लॉस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इन्वेंट्री होता है सबके साथ, एबनॉर्मली सबके साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कम किया जा सकता है, बट अवॉइड किया नहीं जा सकता। नॉर्मल लॉस क्योंकि अवॉइड नहीं हो सकता, हम लोग इसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। कौन सा यूनिट्स? हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जैसे ही मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कम करूंगा, अपने आप पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कभी भी मैं देख रहा हूं नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करना है, बट अब नॉर्मल लॉस कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड। सर तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जनरल एडमिन का खर्चा, अब नॉर्मल लॉस का खर्चा कहां जाएगा? ये खर्चा सीधा PL में जाएगा, ये खर्चा कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड। सर क्या फर्क पड़ता है? इन्वेंट्री भी तो PL में ही आएगा, ये खर्चा भी PL में आएगा। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर आपका कुछ इन्वेंट्री इस साल नहीं बिक पाया, तो क्या आप उसको खर्चा बोल के दिखाओगे या उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे? अगर कोई चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे, तो वो खर्चा भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो खर्चे में इंक्लूड करना है या कॉस्ट में इंक्लूड करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अदरवाइज आपका जो खर्चा फ्यूचर में बेनिफिट देगा ही नहीं, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जबकि खर्चा कैरी फॉरवर्ड होना नहीं चाहिए। कोई चीज कैपिटलाइज करना, कोई चीज कैपिटलाइज नहीं करना, क्या फर्क है? कैपिटलाइज करेंगे तो खर्चा फ्यूचर में चला जाएगा, फिर वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होके PL में आएगा, और कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो खर्चा अभी PL में जाएगा, उसको डेफर करना अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना सीखेंगे। कॉस्ट में बोलो एक बार, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, रॉ मटेरियल का खर्चा, जिसको हम लोग नॉर्मली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं। दूसरा बोलिए कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल बेसिस, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन बेसिस। कौन सा कैपेसिटी? नॉर्मल कैपेसिटी। तीसरा, कोई अदर खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, वो भी इंक्लूड होगा। बट 5 खर्चा कभी भी इंक्लूड, अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं होगा, नॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा। नॉर्मल लॉस जब भी होगा, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। हम लोग बोलेंगे द कॉस्ट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द गुड यूनिट्स, और बैड यूनिट्स या नॉर्मल लॉस यूनिट्स को हम लोग क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। पहले बताइए, कॉस्ट का कंप्यूटेशन क्लियर है? सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट निकालना सीखा होगा। कॉस्ट निकालने के बाद सेकंड केस हमने क्या सीखा? क्या निकालना होगा? NRV। NRV का फुल फॉर्म होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिनिश गुड्स के केस में NRV विल बी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। बेच के कितना रुपया आएगा माइनस बेचने के लिए कितना खर्चा लगेगा। मान लो मैंने देखा मेरा फिनिश गुड्स बिकेगा 200 रुपए में, बट बेचने के लिए 10 रुपए का खर्चा लगेगा, तो मेरे को बताओ घर पे कितना आएगा? 190। दिस इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम लोग ईयर एंड पर खड़े होंगे, देखेंगे मेरे पास जितना स्टॉक है वो फ्यूचर में कितने में बिक सकता है, उसके बेसिस पे उसका NRV डिटरमाइन करेंगे। कॉस्ट NRV विचएवर इज लोअर, मेरे बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई देगा। डन है बात? WIP का NRV कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अभी तक बना नहीं है, बनने में खर्चा लगेगा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मतलब जब वो रेडी हो जाएगा तो कितने में बिकेगा, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, और माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। ये दोनों चीज माइनस करेंगे तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगा। वापस WIP में NRV वापस बोल, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कब का? अभी का कि फिनिश गुड्स होने के बाद? फिनिश गुड्स होने के बाद, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना और खर्चा लगेगा, उसको माइनस करो, क्योंकि उसके बाद ही मेरे पास रियलाइजेशन होगा, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। सर हम लोग फिनिश गुड्स बनने के बाद का क्यों देख रहे हैं, आज का क्यों नहीं देख रहे? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? WIP को इसी फॉर्म में बेचना है कि बना के बेचना है? तो फिर रियल वैल्यूएशन कब होना चाहिए? जब बना के बेचे उस समय कितना घर पे आएगा, ना कि अभी कितना घर पे आएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब बनेगा वो और बिकेगा तो घर में कितना आएगा, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू मेक दी सेल।
ये कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करेंगे, उस पर हम लोग अपना फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमको पीएल में अलग से दिखाने का जरूरत नहीं होता। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करोगे अपने आप प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसका लॉस अलग से पीएल में बनाने का जरूरत। इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो हम लोग प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन बनाते हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा अलग से पीएल में दिखाना पड़ता है, बट इन्वेंट्री का अगर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में लॉस है तो अलग से दिखाने का जरूरत नहीं। आप अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम करो, अपने आप लॉस पीएल में आ जाएगा। ये जनरल डिस्कशन है। फिर अब इसके बाद स्पेशल डिस्कशन हो सकते हैं, जैसे सर अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब इनपुट एक है बट आउटपुट देयर आर मोर देन वन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। अगर मान लो मैंने एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट और खर्चा किया है बट उससे आउटपुट एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरे को जो खर्चा लगा है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होगा कि जितने प्रोडक्ट आउटपुट आ रहे हैं सबका खर्चा है। मान लो सिंपल मैं बोल रहा हूं, ये एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने इनपुट किया एक प्रोसेस में, इनपुट किया तो खर्चा लगा, जब आउटपुट निकला देयर आर 3 आउटपुट्स ए बी सी। क्या ये जो खर्चा लगा, खर्चा वो किसी एक प्रोडक्ट का है कि तीनों प्रोडक्ट का है? तो जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो तीनों में अपोर्शन होगा कि किसी एक में जाएगा? तीनों में अपोर्शन होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोला अगर आपके एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एक से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप पूरा टोटल खर्चा जो कॉमन खर्चा लगा है उसको अपोर्शन कर दीजिए हर गुड्स में। कैसे अपोर्शन करेंगे? 2-3 बेसिस बताया। अगर ये अलग होने के बाद बिक सकता है, अलग होने के बाद, तो इनका जो आज के दिन सेल्स वैल्यू है उस सेल्स वैल्यू की रेशियो में खर्चे अपोर्शन कर दो। अगर अलग होने के बाद इसको आगे फर्दर प्रोसेस करके बेचना है तो जब उसका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा जिस दाम पे बिकेगा उस हिसाब से अपोर्शन कर दो। आप इन सारे प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू कैलकुलेट करो और सेल वैल्यू की रेशियो में आप इनके कॉस्ट को क्या कर दो, अपोर्शन कर दो, और अलग अलग प्रोडक्ट का क्या निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो। मान लो मैंने टोटल 1 लाख रुपया खर्चा किया। कितना रुपया खर्चा किया? 1 लाख। ये 500 यूनिट बना, ये 600 यूनिट बना, ये 200 यूनिट बना। इसका सेलिंग प्राइस 100 रुपया, इसका सेलिंग प्राइस 80 रुपया और इसका सेलिंग प्राइस 200 रुपया। मैं कैसे अपोर्शन करूं 1 लाख के कॉस्ट को? सर टोटल सेल्स वैल्यू निकाल लो, 50,000 इज टू 48,000 इज टू बोलो 40,000, 50 इज टू 48 इज टू 40। इस रेशियो में आप 1 लाख के पूरे खर्चे को तीनों में डिवाइड कर दीजिए। तो जॉइंट प्रोडक्ट के केस में एकदम सिंपल है, आप रैशनल बेसिस पे एस्टिमेट करके सारे प्रोडक्ट पे ये खर्चे को क्या कर दो, अपोर्शन कर दो। सर मान लो इनमें से कोई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के नेचर का है। बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जनरली जिसका रियलाइजेशन वैल्यू बहुत कम है, जो वेस्ट या स्क्रैप के नेचर का है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। हम लोग शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, जब शुगर बनता है ना तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस। बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट निकलता है, कोई एक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। हम लोग मिल्क डाल के हम लोग चीज बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं या पनीर बना रहे हैं, और उसके साथ एक बटर मिल्क यानी छाछ निकल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। सर इसको बाई प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? नंबर 1, जब ये बन के बिकेगा ना तो इसका रियलाइजेबल वैल्यू जनरली बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इसका सेलेबल वैल्यू बहुत कम होगा। नंबर 2, जितना ज्यादा ये बनेगा ना मेरा मेन प्रोडक्ट का नुकसान होगा। मैं चाहता ही नहीं कि मैं ये बनाऊं। मेरा अगर प्रोडक्शन प्रोसेस से मिल्क से छाछ ज्यादा निकलेगा ना तो आप देखोगे पनीर या बटर बहुत कम आएगा आपके पास। हम लोग चाहते हैं कम से कम छाछ निकले और पनीर बटर ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उनको बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, छाछ को बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। इन दैट केस जब बाई प्रोडक्ट हमारे यहां बन रहा है, हम लोग पता है क्या करेंगे? AS2 बोला बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है कि इमटेरियल है? इमटेरियल। तो बाई प्रोडक्ट का अलग से कॉस्ट कैलकुलेट ही मत कीजिए। आप क्या कीजिए, बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। बाई प्रोडक्ट का एनआरवी निकालिए और इस बाई प्रोडक्ट के एनआरवी को आपके कॉस्ट का रियलाइजेशन मान के टोटल कॉस्ट से लेस कर दीजिए। मान लो 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपया लगा इनपुट में, उससे मेरा आउटपुट बना, उसमें एक बाई प्रोडक्ट है 200 यूनिट का, जिसको बेच के मैं ना 10 रुपया रिकवर कर सकता हूं। टोटल रिकवरी कितना होगा? 2000। मैं बोलूंगा 1 लाख रुपया खर्चा लगा,
2 लाख रुपया वेस्ट बेच के आ गया तो मेरा नेट खर्चा कितना हो गया 98,000। अब ये 98,000 बचे हुए प्रोडक्ट में क्या कर दीजिए, अपोर्शन कर दीजिए। तो बाई प्रोडक्ट का कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका एनआरवी निकालेंगे और उसकी एनआरवी को टोटल कॉस्ट से माइनस करके दूसरे प्रोडक्ट का क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्चा एक लग रहा है बट प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकल रहे हैं तो इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर सारे प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट के नेचर के हैं, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस मैं इस खर्चे को अपोर्शन करूंगा इन दी प्रोडक्ट्स यूजिंग दी सेल वैल्यू। अगर इनमें से कोई बाई प्रोडक्ट है, कोई जॉइंट प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, इन दैट केस बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन नहीं करना, बाई प्रोडक्ट का सीधा निकालो एनआरवी, उसको टोटल कॉस्ट से माइनस करो और जो नेट कॉस्ट बचा वो आपके बचे हुए प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ये स्पेशल केस है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का। आज तक जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं है बट कभी भी आ सकता है। मेरे को लगता है आगे जाकर इंस्टीट्यूट इन सब टॉपिक्स पे हैमर करेगा क्योंकि जानता है बच्चा पढ़ता नहीं है। नॉर्मली AS2 में सबसे ज्यादा बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑन एनआरवी व्हिचएवर इज, उसका क्वेश्चन आया तो बच्चा 1 मिनट में कर देगा। बाद बाकी दूसरा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 2-3 जगह जहां से बार बार क्वेश्चन आया है, एक है फिक्स्ड ओवरहेड वाला जगह, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। दूसरा जगह जो ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, क्वेश्चन आया नहीं है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कॉस्टिंग में एक चैप्टर ही आपने पढ़ रखा है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, उसमें भी आप यही सीखते हो कि कैसे हम लोग कॉस्ट को अलोकेट करेंगे बिटवीन डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट। और उसका भी रूल ना सेम है, वहां पे भी बाई प्रोडक्ट को हम लोग कॉस्ट से माइनस करके जो नेट कॉस्ट आता है उस पर अदर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। तो क्योंकि रूल सेम है तो अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ रखा है तो अलग से आपको अकाउंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले बताइए यहां तक बात कंप्लीट है? एक बार सारे बच्चे यहां तक रीड करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री का डेफिनेशन देख, कितना चीज आया, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल WIP और कंज्यूमेबल। फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बेचने के लिए रखा है। नंबर 2, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, प्रोडक्शन के लिए क्या, रॉ मटेरियल एंड WIP। कंज्यूमेबल्स, हेल्ड फॉर बीइंग कंज्यूम्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। सर रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तुमको प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा, दूसरा वाला तुमको प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं होगा। अब ये मैं एक बुक बनवा रहा हूं, बुक में पेजेस, इंक जो फेविकॉल से चिपकाया गया है बुक ट्रेसेबल है, बट वहां पे उसके मशीन में जो ऑयल यूज होता है वो ट्रेसेबल नहीं है, वो सब चीज ट्रेसेबल नहीं है। जो हथौड़ी से मार मार के वो बुक का फाइनल बाइंडिंग किया होगा, स्टेपलर वगैरह को टाइट किया होगा, वो सब चीज ट्रेसेबल नहीं है। ये सारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन में काम आएगा बट गुड्स को देख के आप कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल या कंज्यूमेबल्स। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन। इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट टॉपिक यही है। वैल्यूएशन में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन के लिए क्या बोला, देख, वैल्यूड एट कॉस्ट। बट मैंने रेड पेन से कुछ लिखा है, देख क्या, बट इफ फिनिश गुड्स आर बीइंग सोल्ड बिलो कॉस्ट ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ, दोनों चीज होना चाहिए, मटेरियल का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है जिसके कारण फिनिश गुड्स भी लोअर दाम पे बिक रहा है और वो इतना लोअर दाम पे बिक रहा है कि वो अपने कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट NRV। और रॉ मटेरियल का NRV इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल के लिए NRV इज नॉट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कितने दाम में आप रॉ मटेरियल को खरीद सकते हैं। हो सकता है जो मैंने 50 रुपए में खरीदा था मार्केट में दाम गिर गया, आज 35 का हो गया। अगर वो 35 का होगा तो बताओ फिनिश गुड सस्ता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो इतना सस्ता हो गया कि वो कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है तो मेरे को रॉ मटेरियल को 50 में वैल्यू नहीं करना है, कितने में करना है, 35 में वैल्यू करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे, बताइए, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। मैंने कुछ लिखा है आइटम बाय आइटम बेसिस, टोटल बेसिस पे कभी भी नहीं करते, हमेशा आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस मतलब अगर आपके पास इन्वेंट्री 3, 4, 5 टाइप की है, हर का कॉस्ट NRV व्हिचएवर इज लोअर अलग कीजिएगा। प्लीज आइटम बाय आइटम लिखा है, यूनिट बाय यूनिट नहीं लिखा है। अगर यूनिट बाय यूनिट कर लिए तो पागल हो जाएंगे। हम लोगों को आइटम बाय आइटम चेक करना। अगर मेरे पास 5 चीज का इन्वेंट्री है,
5 फिनिश गुड्स है तो मैं पांचों फिनिश गुड्स का अलग अलग कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर करूंगा। बट मान लो एक फिनिश गुड्स के अंदर 10,000 यूनिट है तो 10,000 बार कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर अलग अलग। आइटम बाय आइटम बोला है, यूनिट बाय यूनिट नहीं बोला है। एनआरवी का मतलब बता रहा है, देखिए मैंने अच्छे से लिखा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करें। एनआरवी का मतलब बता रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिनिश गुड्स के लिए देख क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू मेक दी। WIP के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सब कुछ एस्टिमेटेड है क्योंकि आज बिका नहीं है, फ्यूचर में बिकेगा, तो वो एस्टिमेशंस करके हमको बताना पड़ेगा मेरे घर पे कितना रुपया आ सकता है, फिर कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। एनआरवी का कैलकुलेशन क्लियर है, WIP का क्यों अलग है समझ में आया, क्योंकि उसको बना के बेचना है तो बनाने में जो खर्चा लगेगा वो भी माइनस करना पड़ेगा। इधर अब हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बताया, पढ़िए एक बार। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कहां से मिलेगा आपको, इनवॉइस से मिल जाएगा, सप्लायर का इनवॉइस से, माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्लस एक्सपेंसेस फॉर परचेज। परचेज करने के लिए कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह लगा, वो सारा चीज ऐड होते चला जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में देख दो चीज आया, फैक्ट्री प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड, हाँ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया तो वो भी आ जाएगा वहां पे। लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दो टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। सुनना ध्यान से, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड किस बेसिस पे आएगा, एक्चुअल। बट फिक्स्ड ओवरहेड किस बेसिस पे आएगा, एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। डन। अदर कॉस्ट रिलेटेड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड, अगर कोई ऐसा खर्चा लगा है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है तो उस खर्चे को हम इंक्लूड करेंगे। आ जाइए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट। क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं आएंगी बताएंगे एक एक करके। अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आएगा कि नहीं आएगा। स्टोरेज कॉस्ट, अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे वाइन का प्रोडक्शन में स्टोरेज इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो इंक्लूड करेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगा। जनरल एडमिन कॉस्ट, जनरल एडमिन कॉस्ट रेगुलर बिजनेस को चलाने का खर्चा नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आ सकता है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, AS 16 में पढ़े। इन खर्चों को करना क्या है, सीधा डायरेक्टली चार्ज टू PL। इन खर्चों को कभी भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये खर्चा सीधा कहां जाएगा, PL। AS 10 में भी ऐसा सेम सेट ऑफ एक्सपेंसेस है। अगर एक फिक्स्ड एसेट बना रहे हो, उसका खर्चा लग रहा है, कुछ कुछ खर्चे कभी भी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, वहां पे भी आपको ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स है, कोई जनरल एडमिन कॉस्ट है, कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में भी वो सब कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। डन है बात। इधर इफेक्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस में आपने क्या बोला, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। बट नॉर्मल लॉस के लिए देखो क्या बोला, इट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपने बचपन में पढ़ा है, कंसाइनमेंट चैप्टर, इन्वेंट्री चैप्टर, हर जगह ऑलरेडी पढ़ के रखा है, और कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। हम नॉर्मल लॉस यूनिट्स को हटाएंगे, फिर जो यूनिट्स बचा उसमें टोटल कॉस्ट को एब्सॉर्ब करेंगे। अब नॉर्मल लॉस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इट इज चार्ज टू PL। वो सीधा PL में जाएगा, उसको हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। क्या बोला था, जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। बाई प्रोडक्ट का नहीं निकलेगा, बट जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा। जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू करेंगे, NRV पर वैल्यू करेंगे। बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट NRV, प्लीज स्टार मार्क, वैल्यूड एट NRV, एंड देयर वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट टू गेट द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट को NRV पे वैल्यू करो और उसका वैल्यू माइनस कर दो टोटल कॉस्ट से, ताकि मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल जाए। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट शैल बी रैशनली अपोर्शनड बिटवीन
जॉइंट प्रोडक्ट्स। जितना खर्चा लगा है उसको जॉइंट प्रोडक्ट में आप रैशनली अपोर्शन कर दीजिए। रैशनल अपोर्शनमेंट बताओ क्या है? सेल्स वैल्यू। बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, या सेल्स वैल्यू एट कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जनरली आपको पूछता नहीं है एग्जाम में, बट आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि ये कॉस्टिंग में भी सेम चीज आपको दिया गया है। कभी कॉस्टिंग में नहीं देगा तो हो सकता है अकाउंट्स में एक छोटा सा 5 मार्क का क्वेश्चन बना के दे दे। क्या कॉस्ट और एनआरवी क्लियर है? हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, किसको? रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी, बट सॉरी फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी। रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट पे वैल्यू होगा। डन। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद लास्ट पॉइंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोलो क्या? कॉस्ट फॉर्मूला। ध्यान से समझना ये क्या है। लास्ट टर्म ही एक क्वेश्चन आया था कॉस्ट फॉर्मूला के ऊपर, बड़ा ही चिंदी क्वेश्चन था, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन, बट आया था कॉस्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन। फीफो का क्वेश्चन पूछा था। कॉस्ट फॉर्मूला होता क्या है पहले समझिए। हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट पे, कॉस्ट निकालने का तरीका भी सिखाया। मेरे को एक बात बताना, मान लो मैं डील करता हूं स्टेशनरी में और एक ही चीज पर काम करता हूं, पेन पर। मैं पेन के ऊपर डील करता हूं। मैंने पूरे साल भर में पेन प्रोक्योर किए हैं 100 बार। हर दूसरे तीसरे दिन परचेस करना पड़ता है, यस और नो? बिजनेस में तो परचेस करना ही पड़ता है, हर दूसरे तीसरे दिन परचेस करना पड़ता है। क्या हर बार जब माल परचेज होता है तो क्या वो सेम रेट पे आता है कि अलग अलग रेट पे आता है? अलग अलग रेट पे आता है। अब मेरे को ध्यान से बताना, अरे जिनको जिनको खाना है, अगर ऐसा चीज है जो नहीं खाया जाए बाहर चले जा। अगर ऐसा चीज है जो नहीं खाया जाए यहां पे, तब फिर बैठो, बस मुंह बंद रहना चाहिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, पंखा बंद करवा दे। दीदी कहां गई वो? दीदी ऊपर फोर्थ वाला, सेकंड लाइन का फोर्थ वाला, इधर 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 इधर। हाँ गुड, हो गया हो गया। अभी सुनिएगा, कॉस्ट फॉर्मूला किसको बोलते हैं? आवाज नहीं आना चाहिए, जिसको पास करना है बिना आवाज के। मैंने बोला मैंने साल में 100 बार परचेज किया है पेन, अलग अलग कॉस्ट पर परचेज किया है। जब मैं बेचता हूं तो क्या कभी ये देख के बेचता हूं कौन सा 4 रुपया 50 पैसे वाला है, कौन सा 4 रुपया 60 पैसे पे खरीदा था? सर जब बेचना होता है ना तो कस्टमर सामने आए तो जो हाथ में आए बेच दीजिए सर। ये सब कभी सोच के नहीं बेचते कौन सस्ता में खरीदा था कौन महंगा में खरीदा था। आप तो सर एक ही इन्वेंट्री से डील कर रहे हो, इतना रियल लाइफ में कोई सोचता? अब ईयर एंड पे मेरे पास 1000 पेन बच गया है मान ले। अब 1000 पेन को जब मैं वैल्यू करूंगा, मेरी प्रॉब्लम ये है, ये 4 रुपए 50 पैसा वाला है, 4 रुपए 60 पैसा वाला है, 4 रुपए 80 पैसा वाला है। ये हमको पता ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में जनरली आपको देखने मिलेगी। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने पता है क्या किया? आपको कॉस्ट फॉर्मूला दे दिया। कॉस्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, एन assumption टू वैल्यू द इन्वेंट्री या एन assumption टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। और जनरली कौन सा इन्वेंट्री जो क्लोजिंग में आपके पास बचा है, जो आपको पता नहीं है मैंने कब और किस दाम पे खरीदा था, क्योंकि मैं अलग अलग दिन अलग अलग दाम पे खरीदा और बेचते समय कभी देखा नहीं कौन सा बिक रहा है। अब कॉस्ट फॉर्मूला में सबसे पहला कॉस्ट फॉर्मूला पता है क्या बोला? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बोला टू द एक्सटेंट पॉसिबल, अगर तुमको पता चलता है कि ये इन्वेंट्री एक्चुअल में कितने में खरीदा गया था, तो तुमको जितना खर्चा लगा था उसी के बेसिस पे कॉस्ट पर वैल्यू करना चाहिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नाम से ही क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करो इस इन्वेंट्री के लिए कितना खर्चा लगा था और उस बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यू करो। मान लो मैं 5 पेन में डील करता हूं, एक पेन ऐसा है जो साल में एक ही बार खरीदे थे, महंगा वाला पेन था, 10 टो खरीद के रख लिए थे, साल के एंड में 8 बिक गया, 2 बाकी है। क्या इसमें मेरे को फीफो लीफो यूज करने का दरकार है? एक बार में खरीदा था, उसका कॉस्ट मेरे को एक्चुअल में पता है, तो यहां फीफो वेटेड एवरेज करने का दरकार? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज कीजिए, बात खत्म। या फिर मैं मान लो ज्वेलरी में डील करता हूं, मैं ज्वेलरी बनाता हूं, मैंने कुछ ज्वेलरी बना रखी है जो ईयर एंड तक बिका नहीं है।
क्या एक ज्वेलरी बनाने के लिए कितना सोना मैंने यूज किया था, कितना घड़ाई का चार्ज लगा, वो जब हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं तब हम लोग डिटरमाइन करते हैं? बिल्कुल। और जब ज्वेलरी बिकता है तो देख के बेचते हैं कि कौन सा ज्वेलरी कब बनाया गया, कैसे बनाया गया। तो ज्वेलरी में अगर मैंने कोई खर्चा किया है जो मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, मैं हमेशा कौन सा मेथड यूज करूंगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हम लोग बोलते हैं अगर इन्वेंट्री आपका इंटरचेंजेबल नहीं है, क्या नहीं है? इंटरचेंजेबल नहीं है, अलग अलग किया जा सकता है, तो आप उनके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज कीजिए और जितना एक्चुअल कॉस्ट लगा था उसी के हिसाब से उसका कॉस्ट डिटरमाइन कीजिए। आपको कोई दूसरा एस्टिमेशन लेने का दरकार। अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको जाना है नंबर 2 में। एंड नंबर 2 बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्मूलाज। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लगा या जो कॉस्ट लग सकता था, लग चुका है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट। बोला 2 फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है वेटेड एवरेज। अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ा है उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था, आप ये 2 कॉस्ट फॉर्मूला यूज करो, आप अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर लो। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा था वो पहले बिक गया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कहां से बचा है? लेटेस्ट परचेज, जो लास्ट में परचेज किया उससे बचा है। तो लास्ट वाले का आप परचेज कॉस्ट देखो, उसके हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यू कर लो। तो मेरे को ये पता चल गया जो पहले पहले खरीदा था वो सारा बिक चुका है, बचा सिर्फ कहां से है? जो लास्ट में परचेज हुआ है उसका कॉस्ट लिया, इन्वेंट्री वैल्यू कर लिया। वेटेड एवरेज बोलता है आपको तो पता नहीं है कहां से बिका है, आप एक काम करो, जितना भी इन्वेंट्री आपने परचेज किया था ना सबका एक वेटेड कॉस्ट निकाल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लो, जो एवरेज कॉस्ट आए उसके हिसाब से आप अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर लो। तो दूसरा आपको फॉर्मूला दिया गया फीफो एंड वेटेड, बट ये तभी यूज करना है जब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल। पहला हमेशा टू दी एक्सटेंट पॉसिबल, हमेशा क्या यूज करोगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। जब वो पॉसिबल नहीं है तब किस में जाओगे? कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला में पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्मूला, 2 वेटेड फीफो और AS2 में लिफो दिया हुआ नहीं है, लिफो हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्मूला भी यूज करना पॉसिबल नहीं है तब आपको तीसरा बोला नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्मूला। नॉन हिस्टोरिकल, एक्चुअल कॉस्ट जो लगा या एस्टिमेशन? एस्टिमेशन। इसमें 2 मेथड दिया गया, एक दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दूसरा दिया रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या मेथड है? आप अपने इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लीजिए, आप अपने इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल लीजिए जो जनरली आपको परचेज करने के लिए या बनाने के लिए लगता है, जिसको हम लोग आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो, उसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ना जो जनरली हम लोग एक्सपीरियंस एस्टिमेशन से डिटरमाइन करते हैं कि इस मटेरियल को खरीदने में कितना खर्चा लगना चाहिए था, फिर उसको एक्चुअल खर्चा से हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो लग सकता है, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू कर लीजिए। बट ये सब तभी यूज कर सकते हो जब ऊपर वाला पॉसिबल। अगर ऊपर वाला पॉसिबल है तब नीचे वाला करने मिलेगा क्या? और एक चीज और बोला पता है, ये मेथड तभी यूज कीजिएगा जब इनका रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के आसपास हो। तुम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहे हो 5 रुपया, तुम्हारा खर्चा लगा है हर बार परचेज का 6, 6.5, 7 रुपया, तो तुमको स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करने मिलेगा क्या? अगर 5 रुपया 5 पैसा, 5 रुपया 2 पैसा, 5 रुपया 1 पैसा, 4 रुपया 98 पैसा, 4 रुपया 70 पैसा, तब तो हम तुमको बोल सकते हैं एवरेज कॉस्ट 5 रुपया। तुम एवरेज कॉस्ट ले रहे हो 5 रुपया, एस्टिमेट कर रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्ट 5 रुपया, तुम्हारा खर्चा लग रहा है 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, तो तुमको कभी भी 5 रुपया कॉस्ट यूज करने नहीं मिलेगा। ये सब मेथड हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो और हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ईयर एंड पे आग लगा हमारे ऑफिस में और सारे के सारे जितने भी हमारे अकाउंट थे जल गए। अब मेरे को अपना ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना पड़ेगा, बट मेरे पास इन्वेंट्री का कॉस्ट रिकॉर्ड्स है या नहीं है, तो मेरे को एक एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट लेना पड़ेगा। मैं ये सब तभी यूज करता हूं, नॉर्मली मैं कभी भी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज। बट इसका दूसरा वाला जो मेथड है ना, क्या नाम देखो, रिटेल मेथड, ये रियल लाइफ में यूज होता है। रिटेल मेथड यूज होता है रिटेल इंडस्ट्री में। मान लो एक किराना शॉप है, एक किराना शॉप में अगर आप नंबर ऑफ आइटम्स गिनने जाओगे तो 100, 150, 200 आइटम्स आपको आराम से मिल जाएगा। अरे चावल, दाल, अंडा, ब्रेड सब बिकता है वहां पे, केसर, इलायची, कितने टाइप के आइटम्स बिकते होंगे। वहां पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉर द किराना शॉप ओनर कि वो हर चीज का फीफो वेटेड एवरेज करके कॉस्ट डिटरमाइन कर सके। वो कितना वैल्यू करेगा, कितना क्वांटिटी कैलकुलेट करेगा, कितना कॉस्ट डिटरमाइन करेगा, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है देने को कि वो ये सब की वैल्यूएशन करा सके।
उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने एक इजी मेथड दिया, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोलता है अगर तुम कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक काम करो, ये जो इन्वेंट्री तुम्हारे पास पड़ा इसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करो। मैंने बोला अगर जनरल दाम में बिकेगा तो 5 लाख रुपए में बिक सकता है। मैं बोला ठीक है, तुम एवरेज कितने जीपी मार्जिन में ये माल बेचते हो? मैं बोला मैं 10% प्रॉफिट रख के माल बेचता हूं। बोला 5 लाख में माल बिकेगा, 10% आपका प्रॉफिट है, कितना? 50,000। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इस इन्वेंट्री का कितना होगा? 4.5 लाख। मैं अपना प्रूडेंस हमेशा एक्सरसाइज करूंगा। मैनेजमेंट 4.5 लाख बोल देगा, मैं 4.5 लाख मान लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसके बाद भी पता है क्या करता हूं? मैं देखता हूं जनरली आपकी दुकान में अभी कितना स्टॉक है, जनरली आपका हर साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा, आपने परचेस कितना किया है, माल बेचा कितना है, हर चीज को चेक करके मैं लास्ट में डिटरमाइन करूंगा। अगर मेरे को लगेगा रिटेल इन्वेंट्री मेथड का आंसर एक्चुअल कॉस्ट के आसपास है तो मैं बोलूंगा अलाउड है, कोई प्रॉब्लम। रिटेल इन्वेंट्री बोला अगर आपको कॉस्ट निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का तो उसका तरीका होगा जो आज के दिन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का माइनस एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन, जो जीपी आप जनरली इस पर अर्न करते हो। बट ये सब कॉस्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दूसरे कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो सकते। सबसे पहला चांस किसको देना है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। वो नहीं हो सकता तो फीफो वेटेड एवरेज, हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो भी नहीं हो सकता तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल मेथड। और रिटेल मेथड तो सिर्फ एक इंडस्ट्री यूज कर सकती है, रिटेल इंडस्ट्री। सारे लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ये मेरा AS2 का लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फॉर्मूलास। जनरली फीफो वेटेड एवरेज वगैरह क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे भी है, इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता नहीं है, बट रिटेल इन्वेंट्री वगैरह एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ऑलरेडी सीखा है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के सारे फिगर्स डाल दोगे तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपको अलग से दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, परचेज दे देगा, सेल्स दे देगा, जीपी मार्जिन दे देगा। क्या क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल पाएंगे? आराम से। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट में हमने कितने सारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट की थी, तो वही वैल्यूएशन आपको करना है। तो रिटेल मेथड में क्या बोला देख, अवेलेबल फॉर रिटेल बिजनेस। कॉस्ट कैसे निकालना है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस एवरेज जीपी मार्जिन। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एवरेज जीपी मार्जिन। This completes my discussion or revision on accounting standard 2. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट और एनआरवी whichever is। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट जनरली किस पर वैल्यू करेंगे? नॉर्मल कैपेसिटी। बट अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत हाई है तो एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। तीसरा कॉस्ट फॉर्मूला में रिटेल इन्वेंट्री मेथड कैसे वैल्यू करते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक माइनस एवरेज जीपी मार्जिन। सेलिंग प्राइस से जीपी मार्जिन माइनस करोगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा। एक और छोटू सा पॉइंट है जिससे जनरली क्वेश्चन आता तो नहीं था, बट आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे को लगता है पूछा जा सकता है। किस चीज पे वो क्वेश्चन है? एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन मतलब कौन कौन सा इन्वेंट्री इस एएस में कवर्ड? टोटल 4 चीज बोला देख, 3 चीज लिखा हुआ है, 4 चीज, 2 चीज पहला वाला में एक साथ लिख दिया। पहला वाला WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो AS2 के हिसाब से वैल्यू। दूसरा WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसका काम कोई आधा हुआ है और आधा बचा हुआ है तो उसका वैल्यू आप AS2 के हिसाब से नहीं कर सकते। तीसरा, अगर कोई शेयर्स डिबेंचर्स आपके पास पड़ा है स्टॉक इन ट्रेड, आप मान लो ट्रेडिंग करते हो शेयर्स डिबेंचर का और कुछ शेयर डिबेंचर का स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो इसमें भी बताइए क्या लगेगा? AS13 लगेगा, AS2 नहीं लगेगा। एंड नंबर 4 बता क्या लिखा है? लाइफ प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक। प्रोड्यूसर्स मतलब जो बनाया एक्चुअल में। प्रोड्यूसर मतलब जो बनाया, नॉर्मली मैं बोल सकता हूं एक फार्मर हो गया, या जो कंपनी पहली बार ये प्रोड्यूस कर रही है, उगा रही है, या जो भी पोल्ट्री फार्मिंग हो, कुछ भी हो, जो उसमें इंगेज्ड है, जो वो काम कर रहा है, उस प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक के लिए AS2 यूज नहीं होगा। एग्जाम में आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? बोला एक होलसेलर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसके पास कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टॉक बचा हुआ है। वो बोल रहा है हम AS2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि AS2 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लागू नहीं होता। ट्रू या फॉल्स? वो होलसेलर है, वो प्रोड्यूसर। फार्मर लोग पता है AS2 कॉस्ट और एनआरवी whichever इज लोअर यूज नहीं करता।
फार्मर लोग बोलता है मेरे पास जितना भी स्टॉक बचा होगा ना, मैं हमेशा इसको वैल्यू करूंगा एट एनआरवी। कौन सा वैल्यू? मतलब इसको बेच के जब जितना रियलाइज हो सकता है मैं उसके हिसाब से वैल्यूएशन करूंगा। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का तरीका है वैल्यूएशन का। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लागू नहीं होता, उसके लिए एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंड एस में ये ऑलरेडी है, इंड एस 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है, और वो बोलता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, आप एक फार्मर हो और आपके पास कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टॉक पड़ा है, तो आप उसको हमेशा वैल्यू करोगे एनआरवी पर। आप उसको कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे वैल्यू। इसके ऊपर आपको आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, मेरे को लगता है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ चीजों की इन्वेंट्री का वैल्यू AS2 के हिसाब से नहीं होगा। WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, शेयर्स डिबेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एंड नंबर फॉर प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब हम लोग AS2 के हिसाब से वैल्यू। AS2 का कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर का प्रिंसिपल इन एसेट्स पर लागू नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन देखना शुरू करें। आइए क्वेश्चनर में टोटल देखिए, मैंने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं क्या? 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, ये पांचों अच्छे क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन आप आंसर करोगे, क्वेश्चन 6। मंगवा दूंगा। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 मार्क का होगा। मतलब इसमें क्या करेगा, आपको 2-3 केस दे देगा, हर केस का आपको आंसर करना है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 केस आएगा, 1 2 3 वैसे बन के क्वेश्चन आएगा, 2-2 1-1 मार्क का, टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पहला वाला क्वेश्चन 5 मार्क का नहीं है, वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। पढ़िए ना, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट। रोहन प्राइवेट लिमिटेड अ होलसेलर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्या है? प्रोड्यूसर की होलसेलर। होलसेलर मतलब ये खरीद के लाया होगा कि उगाया होगा? खरीद के लाया होगा। वैल्यूड द इन्वेंट्री ऑन एनआरवी ऑन द ग्राउंड दैट AS2 डज नॉट अप्लाई ऑन इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क का आएगा, लिखो पास में 2 मार्क्स। ये 5 मार्क के लिए नहीं आएगा। यहीं पे आंसर लिखेंगे आप, AS2 does not apply to किसका इन्वेंट्री? प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। AS2 does not apply to producers inventory of agriculture produce। प्रोड्यूसर मतलब कौन? फार्मर। does not apply to producers inventory of agriculture produce, but it applies to wholesalers। applies to wholesalers। तो बताइए, contention of Rohan Private Limited is not correct। contention of Rohan Private Limited is not correct। बस इसमें आपको इतना सा ही ज्ञान लिखना है। कंटेंशन ऑफ रोहन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क का नहीं आएगा, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहां दे दिया ताकि छूटे नहीं, आप देख कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, अ गुड क्वेश्चन। इससे आपकी कॉस्टिंग की नॉलेज भी चेक करेंगे। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा ज्ञान मत देना। क्वेश्चन 7, On 31st March 2011, a business firm finds that cost of a partly finished unit, बोलिए कुछ, WIP, on that date is 530। आज तक लगा हुआ कॉस्ट इज 530, ये एक्चुअल कॉस्ट है जो आज तक लग चुका है। The unit can be finished in next year by an additional expenditure of 310। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, कॉस्ट टू कंप्लीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट टू कंप्लीट। द फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड एट 750।
जब बनेगा और बन के बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? 750, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू कंप्लीट दिया 310, ये कॉस्ट टू सेल हो गया कि बेचते समय इतना खर्चा लगेगा। मेरे घर 750 रुपया आएगा कि 750 माइनस ब्रोकरेज? 750 माइनस ब्रोकरेज। आगे, द फर्म सीक्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच अनफिनिश्ड गुड शुड बी वैल्यूड ऑन 31 मार्च। मेरे को वैल्यूएशन पूछ रहा है, बताइए ना WIP का वैल्यूएशन टेक्निक, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, करेंगे। Assume that partly finished goods cannot be sold in a semi-finished form and its NRV is 0 without further processing. ये बोलना चाहता है कि अगर आज बेचेंगे तो कुछ रियलाइज, मतलब हमारा इंटेंशन क्या है? बना के बेचना। बिना बनाए हम बेचेंगे क्योंकि आज बेचेंगे तो 0 आएगा, बना के थोड़ा सा बेचेंगे तो 750 रुपया आएगा। तो हम लोग बना के ही बेचना चाहेंगे, हम लोग आज इसको बेचना नहीं चाहेंगे। तो हमको बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए वैल्यू। आइए लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन 7। एज पर AS2, नाम बोलो AS2 का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या स्टॉक ऑफ WIP shall be valued at, स्टॉक ऑफ WIP shall be valued at, बोल, कॉस्ट और NRV whichever is lower, कॉस्ट और NRV whichever is lower। हम लोगों को यहां कॉस्ट का मतलब लिखने का दरकार है कि कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया, बट NRV कंप्यूट करना पड़ेगा, तो NRV का मतलब लिखेंगे वेयर NRV, सिंपल, NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस, बोलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, पहले कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। क्या ये मेरा NRV का फॉर्मूला है? ये लिखेंगे आप, क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है तो पहले बताना पड़ेगा AS2 NRV को क्या समझता है। अब मेरे को बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ WIP, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ WIP। सबसे पहले कॉस्ट बताओ, कॉस्ट अभी कितना लग चुका है? 530। जो 310 रुपया है वो ऐड नहीं करोगे सर? वो आज लगा नहीं है, वो फ्यूचर में लगेगा, तो ये आज का कॉस्ट नहीं है। NRV अब लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा माइनस माइनस करके बताओ। 750 माइनस 310 माइनस 4% ऑफ 750, ब्रोकरेज कितना हो गया? 410। कॉस्ट हो गया 530, NRV हो गया 410। तो बोलिए therefore as per AS2 the inventory of WIP shall be valued at, inventory of WIP shall be valued at 410, shall be valued at 410। कोई टफ वाला बात है इसमें? एकदम बेसिक, कॉस्ट और NRV whichever is लोअर। मेरे को इसमें एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और ऐड करके बोल सकता है, बोलिए अगर नुकसान हो रहा है तो बना के बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? क्यों बना के बेचना चाहिए? वेरी गुड सर, अगर बना के नहीं बेचेंगे तो नुकसान होगा 530, हाँ या ना? पूरा 530 नुकसान हो जाएगा, घर में 1 रुपया भी नहीं आएगा, जितना लगा हुआ कॉस्ट है सब बेकार। बट अगर बना के बेचेंगे तो नुकसान उससे कम होगा। नुकसान उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? 120 रुपए का नुकसान होगा।
कितने का नुकसान होगा? 120। कैसे 120 में? दो तरीके से। एक तो 530 माइनस 410, बन के बिकेगा तो 410 आएगा, बिना बन के बिकेगा तो 530 लॉस हो जाएगा, तो 410 रुपया मेरा आएगा, तो 120 का प्रॉफिट, मतलब लॉस 120 होगा बट 410 रुपए मेरे बचेंगे अगर मैं बना के। एनआरवी क्या होता है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल। अगर मैं बेचूंगा तो घर पे कितना आएगा? 410। और अगर मैं ऐसे की ऐसे इसको वेस्ट कर दूं, मैं बोलूं इसको बनाऊंगा ही नहीं आगे क्योंकि नुकसान होगा, तो लॉस फिर कितने का होगा? 530 रुपए का लॉस होगा। 530 रुपए का लॉस पसंद है या 120 का पसंद है? तो बना के बेचेंगे, बिना बचा बनाए इसको बेचेंगे। ऐसे भी सोचो ना, 750 बेच के आएगा, हाँ या ना? 30 रुपया खर्चा लगेगा बेचने में, 720 हो गया, माइनस टोटल खर्चा 840 रुपया। 530 प्लस 310, तो मेरा लॉस बता 120। बना के बेचूंगा तो लॉस होगा 120, आज ही इसको फेंक दूंगा तो लॉस होगा 530। तो बताइए क्या बेटर है? बना के बेचिए, ऐसे वेस्ट करने का फायदा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा अगर नुकसान हो रहा है तो बताइए बनाए कि इसको छोड़ दे, हम बोलेंगे बनाइए। बनाएंगे तो नुकसान होगा 120, बिना बनाए बेचेंगे तो नुकसान होगा पूरा 530। तो इट्स बेटर कि आप इसको बनाकर बेचे, आप इसको ऐसे वेस्ट ना करें। क्लियर है क्या बात? अगर वो आ जाएगा तो वो कॉस्टिंग की नॉलेज यूज करनी है, टू मेक और नॉट टू मेक, बनाए या ना बनाए, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन का लास्ट लाइन का रिलेवेंस ये है कि ये लोग अभी इसको नहीं बेचेगा, ये लोग इसको पूरा बना के बेचेगा, क्योंकि आज अगर बेचना चाहेगा तो एनआरवी 0, घर में कुछ नहीं आएगा। वो बोलना चाहता है कि ये WIP फॉर्म में बिक नहीं सकता, ये फिनिश गुड्स बन के ही बिक सकता है, आज बेचोगे तो घर पे 1 रुपया भी नहीं आएगा, ये बोलना चाहता है। मतलब इनका इंटेंशन क्या है? बना के बेचना, तो एनआरवी उसी बेसिस पे निकलेगा। ठीक, क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे और आप खुद ट्राई करेंगे। आपको बोल रहा है कंप्यूट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक की बात करता है। दूसरा बोल रहा है अलोकेट द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मतलब जो टोटल कॉस्ट लगा, अब उसमें बताओ कितना एबनॉर्मल, कितना कंजम्पशन, कितना क्लोजिंग स्टॉक, सब बताना है। पहले आप ना नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करो, पहले आप नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करो। नहीं नहीं, कंटेनर के लिए अलग से बोला, वो नॉर्मल लॉस है, कंटेनर खराब नहीं होता है।
पहले ही माइनस कर लीजिए। जो भी अजम्पशन ले सकते हो। एनी विच वे यू कैन डू, दोनों में कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं आप। जनरली वैट वगैरह रिफंडेबल नेचर के होते हैं, वो ठीक है, वो लिख दिया नहीं लिखा वो अपने रिफंडेबल होता था। आप चाहो तो इंपोर्ट ड्यूटी लिखता ना तो मैं बोलता ऐड कर दे। शशांक, ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो बाद में दिया है, बट वो ट्रेड डिस्काउंट अग्रीड था, अग्रीड था। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले परचेज प्राइस 13,000 इंटू 90, मैं माइनस कर देता हूं नीचे अलग से, कितना 10,70,000, 13 नवा 117 होता है ना, 11,70,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 1 रुपया। आप 90 माइनस 189 भी लिख सकते हो, लेस जीएसटी। बोलो क्यों? सेंस क्रेडिट अवेलेबल, रिफंडेबल है, रिफंडेबल इंक्लूडेड है, मैं इसको हटा रहा हूं। 13,000 इंटू कितना रुपया? 5 रुपया। अब मेरे को बताओ वैट क्या मानना चाहते हो? दोनों अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं है। नॉन रिफंडेबल, अगर नॉन रिफंडेबल मानोगे तो ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं रिफंडेबल मानता तो कुछ नहीं करते, इग्नोर करते, वो इंक्लूडेड होता तो हटाते, जब इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूड करने का भी दरकार। मैं वैट को मान रहा हूं नॉन रिफंडेबल, ये अजम्पशन है। ऑल्टरनेटिव अजम्पशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ये अजम्पशन है। मेरे से पूछोगे तो बेटर टू अज्यूम दैट इट इज रिफंडेबल और उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका नोट लिख दीजिएगा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक ही बात है ना जस्सू, मतलब जस्सी 13,000 इंटू कितना है बताइए? 2.5। बोलिए कितना? 32,500। अरे आप लोग ग्रोन अप है, आप लोग जानते हैं कि अगर नहीं ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या इतना टेंशन लेते हैं? इसके बाद बताओ और क्या खर्चा लगा जो हम कॉस्ट में इंक्लूड कर सके? फ्रेट का खर्चा, फ्रेट खर्चा आएगा क्या? लोकेशन कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है 30,000। और बता, नॉर्मल लॉस बाद में देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। सुन ना, ये बोल रहा है कंटेनर्स को बेचा जा सकता है, उससे 500 रुपया आया, माइनस कर दे। और ये सब आपको पहले से पता रहता है कि अचानक से पता चलता है? सब पहले से पता रहता है। हम लोग, सुनो ना, मैं तुमको एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं। हम लोग का फैक्ट्री में धागा आता है, धागा, सूता होता है, सूता। वो सूता ना एक कोन के ऊपर आता है, प्लास्टिक कोन होता है या फिर वो पेपर का, कार्डबोर्ड का कोन होता है, और उस कार्डबोर्ड के कोन को बेचा जाता है।
एक बार आपने अपना यूज कर लिया सूता, फिर जो कार्डबोर्ड का कोन बचता है हम लोग क्या करते हैं, उसका लाट लगा देते हैं, फिर जिस दिन वो कबाड़ी आता है उसको एक साथ बेच देते हैं और अच्छा रियलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट के रूप का, अच्छा रियलाइजेशन होता है। तो क्या वो रियलाइजेशन, मेरे को क्या बोलना चाहिए, ये मेरी इनकम है या मेरे धागा का ही कॉस्ट 1 रुपया कम कर दूं? धागा का ही कॉस्ट। धागा अगर मेरे लिए 65 रुपया पर कोन पड़ा, मैं उसको 65 बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूं 64, क्योंकि मेरे को पता है 1 रुपया तो रियलाइज, और ये पहले से पता रहता है, तो मैं इसको जानता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। अगर मान लो सर पहले बिकता नहीं था, अभी अचानक से वेस्ट पड़ा हुआ था बिक गया, तो मैं बोलता था फिर एडजस्ट करने का दरकार नहीं है। बट ये सब चीजें जनरली आपको पहले से ही पता रहती है, तो लिखेंगे लेस रियलाइजेशन ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स कितना रुपया, 500 रुपया। और कुछ एडमिन एक्सपेंस क्या चीज के लिए लगा है, टू ब्रिंग दी केमिकल्स, केमिकल को ब्रिंग करने का, लोकेशन कंडीशन तक लाने का अगर खर्चा लगेगा तो हम लोग क्या बात की है, लेना पड़ेगा, तो हम लोग लेंगे इसको। एड एडमिन एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दी केमिकल। सर सिर्फ बोलता जनरल एडमिन खर्चा तो नहीं लेते, बट ये बोला केमिकल को लाने का खर्चा, तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा। मैंने अदर कॉस्ट बोला था, ऐसा कोई भी खर्चा जो लोकेशन कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा, जनरल एडमिन नहीं होगा। बट अगर एडमिन इज एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंट्री तो वो इंक्लूड किया जाएगा। अब मेरे को बता टोटल कॉस्ट क्या है, 1164, 64 है ना, 1164 ये टोटल कॉस्ट। हर चीज का लेना पड़ेगा। अगर वो डिपार्टमेंट इज एंगेज्ड इन एक्टिवली परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स, तो उनके खर्चे, उनके रेगुलर कामकाज के खर्चे मेरे परचेज के कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, बिजनेस को नॉर्मल चलाने का खर्चा, उसको नहीं लेते हैं। बट अगर कोई डिपार्टमेंट एक्टिवली एंगेज्ड है इन परचेज, तो उससे रिलेटेड खर्चे मेरे इन्वेंट्री के कॉस्ट के पार्ट माने जाने चाहिए। बिल्कुल, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जनरली स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर होता है, क्या उसको तुम फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड कर लेती हो? बिल्कुल करते हैं। अगर मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल वगैरह स्टोर करते हैं वहां पे, उधर जो फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसमें जो भी खर्चा लग रहा है, क्या वो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है? बिल्कुल मेरा पार्ट है। तो इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सुपरवाइजर का सैलरी फैक्ट्री के इंक्लूड करते हैं, वो प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा है बट वो प्रोडक्शन को चलाने के लिए जरूरी है, वो इंक्लूड करते हैं। डन है बात? उसका एक रैशनल अपोर्शनमेंट होता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि हर एक एक खर्चा ही इंक्लूड होगा। अगर हर एक एक खर्चा इंक्लूड करके इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो कवर ही नहीं होगा, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। एबनॉर्मलिटी नहीं आना चाहिए। बताइए टोटल 1164। अब मेरे को बता टोटल गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स मतलब बोल, नॉर्मल लॉस को हटा के टोटल यूनिट्स कितना था? 13,000 माइनस 4% नॉर्मल लॉस 520, तो मेरा गुड यूनिट्स कितना है? 12,480। हम लोग बोले थे ना पर यूनिट कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो अब बता कॉस्ट पर यूनिट 93.27। ठीक है, 93.27 या 269 एक ही बात है। 93.27 ये कितने का खर्चा है? 12,480 का। ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। अब मेरे को देख क्या बोला है, मेरे को बोला इस कॉस्ट को अलोकेट करके दिखाओ। अलोकेट करने का मतलब सुनना, मेरा जो 12,480 यूनिट है, मेरे को एक बात बताओ इसके साथ क्या क्या हुआ। पहले तो सर 80 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया। कैसे 80 यूनिट? 12,480 था बट 12,400 रिसीव हुआ, तो 80 यूनिट का क्या हो गया? अबनॉर्मल लॉस। 80 यूनिट का अबनॉर्मल लॉस। मैं डायग्राम बना के लिख रहा हूं, आप एबीसी करके लिखो। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नंबर ए अबनॉर्मल लॉस। फिर उसके बाद बता कितना यूज हो गया? 10,000 यूनिट यूज हो गया। कंज्यूम्ड बोलते हैं इसको, कंज्यूम्ड, यूज्ड। और बताओ बचा हुआ 2,400 क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक। पहले बताइए ये अलोकेशन समझ में आया? 12480 टोटल यूनिट्स था, जिसमें 80 यूनिट अब नॉर्मल लॉस हो गया, तभी मेरे घर पे कितना आया? 12400। 10,000 मैं यूज कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 2400। अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट निकालो इंटू 93.27। 7462। फिर इंटू 93.27, 93,270, सॉरी 9,32,700 इंटू 93.27। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 223,848 ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये हो गया अलोकेशन। दिस इज द अलोकेशन। एक बार इन तीनों को टोटल करो, इन तीनों को टोटल करो और बताओ वो फिगर कहीं दिख रहा है क्या? 10-5 रुपया का डिफरेंस आए तो टेंशन मत लेना। कितना आ रहा है? 11,64 आ रहा है और ऊपर 1164 दिख रहा है। वो 1164 टोटल खर्चा लगा, उसको हमने अलोकेट कर दिया। कितना यूज किया, कितना एबनॉर्मल लॉस और कितना क्लोजिंग स्टॉक। इसको बोलते हैं अलोकेट द कॉस्ट। क्लियर है बात? पक्का? 93.27 कैसे निकला समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा तो माइनस करेंगे, टैक्सेस नॉन रिफंडेबल होगा तो ऐड करेंगे, कोई खर्चा लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए लगा, ये सारे खर्चे ऐड किए जाएंगे। डन है क्या बात का? बोलो। ये फिक्स्ड, यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं अलग से कुछ दिया हुआ। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं वो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। ये रॉ मटेरियल वगैरह की बात कर रहा है। वो फिनिश गुड्स होता तो तुमको कन्वर्जन कॉस्ट देता, फैक्ट्री ओवरहेड का ये खर्चा, उसमें ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड है। तो यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड की कोई बात नहीं है, वो फिनिश गुड्स में आएगा। ये रॉ मटेरियल का बात चल रहा है। यहां तक ठीक है? बोलो। स्क्रैप का ये रियलाइजेबल वैल्यू तो दिया है, सोल्ड फॉर 500। बिल्कुल करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर से बोल जोर से, आवाज बंद। मैं नॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया था टोटल यूनिट से ऑलरेडी। करेक्ट, ठीक है। नॉर्मल लॉस का वैल्यू अलग से नहीं निकालना पड़ता। नॉर्मल लॉस को कभी भी हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करते, वो इसी में इंक्लूड हो गया। अब जो 93.27 है ना, ये कम होता, बट क्योंकि यूनिट्स कम हो गया तो मेरा ये कॉस्ट बढ़ गया। नॉर्मल लॉस को कभी भी अलग से कैलकुलेट मत करना, वो कभी भी अलग से अकाउंट फॉर नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन कौन सा था ये? 8। इसको स्टार मार्क कीजिएगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 9। हाँ ओके, बच्चा पूछ रहा है सर प्रोविजन क्या लिखेंगे? सुनो, प्रोविजन में कॉस्ट वाला बात लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखना होगा। प्रोविजन में कॉस्ट वाला बात लिखेंगे। क्या? कॉस्ट ऑफ परचेजेस इंक्लूड्स परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कॉमा एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, फुल स्टॉप। Normal loss is included in the cost of goods. However, abnormal loss is not included in the cost of goods. It shall be charged to PL. तो वो आपको कॉस्ट का वो बात लिखना पड़ेगा। 3-4 लाइन में लिखेंगे बट वो लिखना पड़ेगा। डन है बात? मैं लिखवा दूं क्या? लिख लीजिए आप लोग। नहीं, डायग्राम करके नहीं दिखाएंगे, आप उसी को 1 by 1 दिखाएंगे। लिखेंगे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, एज पर AS2 कॉस्ट ऑफ परचेजेस shall include
परचेज प्राइस, कॉमा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। आपने वैट को नॉन रिफंडेबल माना था, आप चाहो तो उसको रिफंडेबल मान के वहां से हटा भी सकते हो, कॉमा, एनी अदर एक्सपेंस incurred to bring the inventory to its present location and condition. Full stop. Trade discounts shall be, बोलिए क्या करना है, deducted, shall be deducted. Further, normal loss, location and condition, normal loss shall be included in cost, whereas abnormal loss shall be excluded. अब नॉर्मल लॉस सीधा कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। अब नॉर्मल लॉस कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद मेरे को यह बताना पड़ेगा, मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस किया है वहां 12400 भी ले सकता था, बट मैंने 12400 की जगह 12480 लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बात? नहीं, वो सब नहीं बताना, वो बाई प्रोडक्ट नहीं था, वो स्क्रैप रियलाइजेशन था, कुछ कॉस्ट का रिकवरी था। मेरा जो इन्वेंट्री आ रहा था वो किसी पैकेट में पैक होके आ रहा था, कंटेनर में आ रहा था, उसको बेच के 500 रुपया आया, तो दैट इज ओनली रिकवरी ऑफ कॉस्ट। उसके लिए नहीं, कुछ नहीं बताना। ये नॉर्मल इंडस्ट्री लेवल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे 10% मेरा नॉर्मल लॉस होता है, बोलता है काम बंद कर दो। वो तो ऑडिटर तो है, एक जन को थोड़ी जानता है, वो तो इंडस्ट्री इन एंड आउट जानता है, वो जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, थकिए मत, थकिए मत, हाँ थकना नहीं है हम लोग को। आज रात को जाके थोड़ा अच्छे से नहा धो लीजिएगा। क्यों? बर्थडे है तुम्हारा? तब तो हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ऑफ क्यों देंगे? आज मेघा इतनी बरसी है, क्यों? क्वेश्चन 9, वो तो जब 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 तुमको लगे यू आर सेटिस्फाइड, गो होम। चलो क्वेश्चन 9, अरे थकना नहीं है हम लोग को, मैं दे रहा हूं ब्रेक। क्वेश्चन 9, चाय चाय, ऐसा तुम लोग लगे ना कोई आए ऐसा, चाय चाय। राजधानी में हो ना, इसीलिए लग रहा है चाय पीने का मन कर रहा है। चलो अभी तुम लोगों, हाँ क्या देता है? समोसा भी देता है। किसी को चाय को छोड़ के कुछ ठंडा चाहिए, अपना अपना वो लिख ले एक जगह पे। चिल्ड, चिल्ड वाला, चिल्ड भालू, किसको किसको चिल्ड भालू चाहिए? तुमको चिल्ड भालू चाहिए? आज हम बोलेंगे घर पे चिल्ड भालू चाहिए इसको। हाँ ठीक है, चिल्ड भालू इज चिल्ड बियर। क्या? रेड बुल। चलो, लाल सांड तो नहीं देखा आज तक मैंने।
लाल को देख के सांड पागल हो जाता है, बट लाल सांड हम नहीं देखे। चलो आओ। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे नहीं जलन लगाते। तुम जब खा रहे थे कोई जलन किया था तुम्हारे ऊपर? बड़ा झुट्टा है लड़का। जॉय लिमिटेड परचेज 20,000 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल एट 20 per kg। क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 2020-21। आपको इंफॉर्मेशन दिया है फॉर द ईयर 31 मार्च 21, ईयर एंडेड 31 मार्च 21। पढ़िए, ओपनिंग स्टॉक किसका किसका? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया। डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स दे दिया 20,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का, सब दे दिया आपको। आगे, द प्लांट हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स पर एनम। प्लांट का कैपेसिटी बता रहा है। हाउएवर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,400। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 20,400, बट हमारा नॉर्मल प्लांट का कैपेसिटी कितना है? 30,000। सुनना, ये 20,400 ना नहीं भी बताता तो एक बच्चे को कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे करते हैं आराध्य? वेरी गुड। देखो आराध्य क्या बोल रहा है, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? तो अगर मेरे को प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, एक बार देखो सेल्स दिया हुआ है 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,400 माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,000। क्या 20,400 हम निकाल पाते? मतलब ये जो लाइन दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तुम पे एहसान कर रहा है बता के। ये नहीं भी बताता तो 20,400 हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रोडक्शन कैलकुलेट कर पाए 20,400। आगे, क्या चीज का? वो भाई वो गलत दे दिया गलती से, मैं इसको यहां से काट देता हूं। ये एक्चुअली ये दिया है, सॉरी माई मिस्टेक, चेंज कर लो इसको। नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन। उसको लगा वो अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज नॉट अमाउंट, अमाउंट इधर आएगा। अमाउंट क्वेश्चन मार्क का वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक? सॉरी। Due to fall in market demand, the price of finished goods in which the raw material has been utilized is expected to be sold at 40. NRV दिया, estimated selling price के बारे में बता रहा है। The replacement cost of raw material was rupees 19 per kg। raw material का भी NRV बता रहा है, replacement cost। क्या पूछ रहा है? You are required to ascertain the value of closing stock of inventory as on 31st March 21। मेरे पास दो चीज का है स्टॉक है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, दोनों का वैल्यू मेरे को निकाल के देना है। पहले किसका निकालेंगे? पहले फिनिश गुड्स का, क्योंकि फिनिश गुड्स के ऊपर रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है। तो पहले मैं फिनिश गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं रॉ मटेरियल पे आऊंगा। बोल भाई। नहीं आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 2400। फिनिश गुड्स सेल करेंगे ना। तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस थोड़ी होता है, तो हम लोग सिर्फ फिनिश गुड्स देखेंगे। ठीक है बात? आइए लिखते हैं हम लोग। पहले एज पर AS2, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स शैल बी वैल्यूड एट, कोई बात नहीं, shall be valued at cost or NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower। inventory of raw material shall be valued at, raw material का valuation valued at cost, generally valued at cost, shall be valued at cost। however if the finished goods
in which they are incorporated, if the finished goods in which they are incorporated is sold below cost, तो बोलिए रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये मेरे मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो मैंने उसके हिसाब से प्रोविजन लिख दिया। आप चाहो तो प्रोविजन में ऐड कर सकते हो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि हमको फिनिश गुड का कॉस्ट खुद को कैलकुलेट करना है। अगर इतना भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल में कुछ लिखते ही नहीं है, बट अगर इससे एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स लिख सकते हैं। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स शैल इंक्लूड, बोलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉमा लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एट, बोलिए एक्चुअल्स, एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, एट नॉर्मल कैपेसिटी, या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट नॉर्मल कैपेसिटी। एब्जॉर्ब्ड वर्ड लिखो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप लोग सीखे हैं क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्ब्ड एट नॉर्मल कैपेसिटी। ये 2 लाइन 3 लाइन आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी करोगे ऊपर वाला लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि मेन मुद्दा क्वेश्चन का वही था। The cost of finished goods shall include raw material cost, labor and variable production overhead at actuals and fixed production overhead absorbed at normal capacity. आइए सबसे पहले वैल्यू ऑफ लिख रहे हैं आप लोग, थोड़ा फास्ट। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, पहले कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, बता पर्टिकुलर्स अमाउंट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैंने वर्ड क्या लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 20 रुपया करके रॉ मटेरियल था, देखो तो, और कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ चेक करो, कितना रॉ मटेरियल का क्वांटिटी यूज हुआ प्लीज चेक करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एक बार निकालिए, 20,400 मतलब 1 for 1, 1 यूनिट रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 यूनिट फिनिश गुड्स, ठीक है। 20,400 कॉस्ट देखो तो इस साल का तो 20 रुपया है, लास्ट ईयर का देखो, लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट देखो 20 रुपया, मेरे को देखो यहां पे 20 रुपया दिखाई दे रहा है, चेक करो। और इस साल का भी खर्चा कितना लगा, 20 रुपया, तो मेरे को वेटेड वाटेड करना नहीं पड़ा, अदरवाइज मेरे को वो सब चक्कर में जाना पड़ता कि कौन कौन सा यूज हुआ है, फीफो लेना पड़ता या वेटेड एवरेज लेना पड़ता। जब ऐसा क्वेश्चन देगा जनरली वो आपको फीफो वेटेड एवरेज में फंसाएगा नहीं, इधर भी 20 रुपया और पहले भी 20 रुपया। अब तुम लोग बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड ओपनिंग कितना था रे, 2000 था ना, 2200 प्लस परचेज 20,000 माइनस क्लोजिंग 1800 इंटू ₹20। कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आप लोग कॉस्ट में सीखे हो, जब हम लोग फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज नहीं आता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। बताइए कितना, 4,08,000, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। आप पर यूनिट भी लिख सकते हो, पर यूनिट हो गया 20 रुपया। नेक्स्ट बताओ और क्या खर्चा लगा, लेबर का खर्चा 3,06,000। पर यूनिट निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो लास्ट में एक साथ निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 20,400। नेक्स्ट बताओ और क्या खर्चा लगा, फिक्स्ड ओवरहेड, ये नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे आएगा, मैं यहां पे पर यूनिट निकाल रहा हूं,
फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कितना था? 3 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी कितना था? 30,000। बाद बाकी सब एक्चुअल बेसिस पे आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएगा। 10 रुपया। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब होगा। तो मेरे को बता 20,400 का कितना? 20,400 इंटू 10 रुपया, 2,04,000। यहां पे बच्चा गलती करता है, पूरा 3 लाख ले लेता है वो। यहां पे पूरा 3 लाख हम नहीं ले सकते, हम उतना ही ले सकते हैं जितना हम सेलिंग प्राइस में कवर कर पाएंगे। जो एक्स्ट्रा है वो अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड। 3 लाख में 2,04,000 कवर हो जाएगा। 96,000 विल गो टू पीएल, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट। आप लोग कॉस्ट में इसी को बोलते हो अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, विच विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू कॉस्टिंग पीएल, वो पीएल में चला जाएगा। इधर पर यूनिट बताना कितना आया था? 15 रुपया आया था क्या? 15। अब निकाल लीजिए टोटल, और कोई खर्चा नहीं है ना? नहीं। ये हो गया टोटल 9,18,000 और पर यूनिट हो गया 45, पर यूनिट 45। 3 लाख कभी भी इंक्लूड मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा पूरा। फिक्स्ड ओवरहेड अगर कॉस्ट में इंक्लूड होगा तो वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होगा, एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे नहीं होगा। क्लियर है बात? अब मेरे को बता इसका एनआरवी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, बोलिए कितना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 40। तो बताइए देयरफॉर फिनिश गुड शैल बी वैल्यूड एट NRV, that is rupees 40. Finished goods shall be valued at rupees 40. क्लियर है? पक्का? कहां गलती होगा बता दो? फिक्स्ड ओवरहेड। याद रखना एग्जाम में पक्का गलती होगा 100%। और ये गलती तुमको पहले ही करवा देंगे कल मॉक टेस्ट में, तो फिर तुमको याद आ जाएगा एग्जाम में नहीं करना है। अरे मतलब मॉक टेस्ट पेपर तो आज ही मिल जाएगा, तुमको कल देना है। ठीक, वो तो सर हमारे ऊपर है ना, दे देंगे सर। चलो अच्छा बात बोला तू। आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को बताइए क्या फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहा है? फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 45 बट बिकेगा 40 में, कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है, तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लिखेंगे एज फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, comma, raw material shall be valued at replacement cost, that is rupees। ध्यान से वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो फिर 20 पे ही वैल्यू कीजिएगा। ₹19। रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज ₹19। तो बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल वैल्यू निकाल के दिखाओ। फिनिश गुड्स 40 इंटू कितना है मेरे पास? 2400, 96,000। रॉ मटेरियल 19 इंटू 1800, 34,200, 1,30,200। मेरे से क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ, ये वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री 1,30,200। सर मान लो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 21 रुपया होता तो 20 पे ही वैल्यू करते। वैल्यू अबव कॉस्ट तो हो ही, बिलो है लॉस लिखी है बट प्रॉफिट लिखना अलाउड नहीं है। 1,30,200। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। हाँ। अगर मान लीजिए वो बोलता ओपनिंग वाले का कॉस्ट है 19 रुपया, क्लोजिंग वाले का इस साल परचेज किया उसका कॉस्ट है 20 रुपया, तो पहले वेटेड एवरेज निकालता फिर मल्टीप्लाई करता, जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स में करते थे, हर चैप्टर में करते थे। बट वो बोलेगा नहीं, चिंता लेस रहिए।
क्लोजिंग स्टॉक निकला, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। आप वहां पास में लिख दीजिएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, चलेगा। पर यूनिट वाले में ही नीचे कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा, कैलकुलेशन दिखाना, नहीं तो उसको कैसे समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एएस 10 करवाने का इच्छा नहीं है, ये वाला पढ़िए पहले, है मत करवाइए। ये बचपन वाला क्वेश्चन है, बट मैं जानता हूं यहां पे बहुत सारे बच्चों को बचपन वाले कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है, क्योंकि ये बचपन में ही एडल्ट वाले काम करते थे, पढ़ाई भी एडल्ट वाला करने का सोचे तो दूसरा चीज बहुत सीख गए, इन्वेंट्री नहीं सीखे। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ दे दो। पढ़े क्वेश्चन, बात करते हैं। बोले ना बचपन भूल गए हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय पीरियोडिक इन्वेंट्री। समझते हो पीरियोडिक? दो इन्वेंट्री होता था, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। परपेचुअल में हम लोग इश्यू वगैरह सारा डिटेल्स मेंटेन करते थे, बट पीरियोडिक में कोई डिटेल्स मेंटेन। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, सुनना, कितना माल बिका, तो मैं पता है क्या करता था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस जो मेरे पास बचा हुआ है, जो मैंने फिजिकल स्टॉक लिया है, तो अपने आप मेरा सेल कैलकुलेट हो जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये परपेचुअल नहीं बोला, ये पीरियोडिक बोला है। तुम जो स्टोर लेजर बनाते हो ना, वो परपेचुअल बेसिस पे बनता है। आज इतना खरीदा, ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना हुआ, टोटल इतना, फिर कल इतना बेचा तो इस बेचने का कॉस्ट निकाला, फिर इतना बचा। मेरे को पीरियोडिक में वो पता ही नहीं रहता, क्योंकि मैं कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता हूं। तो यहां पे वो सब काम करना ही नहीं है। यहां पे सीधा जितना तुम्हारे पास परचेज है सबका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लो और उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल लो। तो यहां पे स्टोर लेजर बनाने का कोई काम ही स्टोर लेजर बनाना पड़ता। अगर आपको पता है क्या बोलता, अगर यही बोलता परपेचुअल, तो फिर आपको स्टोर्स लेजर बनाना पड़ता, और जैसे आपने अपने कॉस्टिंग या बचपन में सीखा होगा वो काम करना पड़ता। ओपनिंग स्टॉक इतना वैल्यू, परचेज इतना वैल्यू, तो टोटल क्लोजिंग में इतना वैल्यू, फिर ओपनिंग इतना वैल्यू माइनस सेल इतना हो गया, क्लोजिंग इतना वैल्यू। वो आपको हर बार करना पड़ता। वो कब करना पड़ता? अगर इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम से मेंटेन होता। परपेचुअल मतलब जहां हम रेगुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। पीरियोडिक मतलब हम लोग रेगुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते ही, बस टाइम टू टाइम हम फिजिकल स्टॉक करते हैं और मेरे को पता चलता है मेरे पास कितना है, कितना बिक गया, एक्सेट्रा। मेरे को क्या बोला? To be considered while preparing balance sheet, क्या बोला? Find the value of inventory by periodic method as per AS2. To be considered while preparing the balance sheet as on 31st March on weighted average basis. Weighted average use करना है। मेरे को डिटेल्स ऑफ परचेज दे दिया, डिटेल्स ऑफ इशू दे दिया। वैसे है इनके पास ये रिकॉर्ड, बट ये लोग वो रेगुलर निकलने का रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है। सुनना, चाहे खरीदा कब भी, चाहे बिका कब भी, मेरे को खाली तुम क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स निकाल के दे। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कैसे निकाला? सर टोटल परचेज हुआ 80 यूनिट्स, टोटल सेल हुआ 60 यूनिट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 80 माइनस 60, 20 यूनिट्स। क्या ये करना कोई बड़ा बात है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के दो परचेज का। वेटेड एवरेज कॉस्ट 108 आ गया। कैसे निकाला? 20 इंटू 108, 15 इंटू 107, 30 इंटू 109, 15 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 80। ऐसे ही वेटेड एवरेज निकलता है। क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। 108 आ गया क्या? 108। अब सुन, ये कॉस्ट हो गया 108, नीचे तुमको एनआरवी दिया हुआ है 107.75। बताइए किस पे वैल्यू करेंगे? विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया
20 units into 107.75. 2155. 2155. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, कुछ लिखना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना शुरू करना है। यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं आप, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमको यूज करना है, एएस का प्रोविजन जो हमको बताना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, आपको आंसर करना है। कभी आएगा या नहीं आएगा? इसमें अगर आना होगा तो पता है वो क्या लिख देगा, परपेचुअल, पूरा स्टोर लेजर बनाओ, बट फिर वो अकाउंट्स में देगा नहीं, कॉस्टिंग में देगा। और कॉस्टिंग में कभी भी मैंने सुना नहीं है कि वो ऐसा आपको स्टोर लेजर बनाने कभी देता है। तो पहले बताइए क्या ये क्वेश्चन कर पाए? बोलिए दीदी। टोटल 20 यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट 108 है, एनआरवी 107.75, वैल्यू करेंगे विच एवर इज लोअर, तो वो लोअर निकल जाएगा। मैक्सिमम एक लाइन आप लिख सकते हो, एज पर AS2 इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अलग से कुछ लिखने का दरकार नहीं है। नहीं आता सेम। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता, आपका गुड्स वगैरह सेल होना शुरू होता, आप हर बार वेटेड एवरेज कॉस्ट नया कैलकुलेट करते, प्राइस चेंज हो जाता, वैल्यू चेंज हो जाता। अगर परपेचुअल सिस्टम होता, क्योंकि बार बार आप वेटेड एवरेज कॉस्ट करते, आपका वैल्यू चेंज हो जाता। वो रहता आसपास ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट वो वैल्यू चेंज होता। क्लियर है क्या? पक्का? AS2 यहां पर होता है कंप्लीट।